आयोनाइजेशन, ये देखिए आयोनाइजेशन। साइंस को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि जो वर्ड है, वर्ड की मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। आयोनाइजेशन जैसे कि HCl है, आप सभी जानते हो HCl, इसको आप अपना पापा बना लीजिए और ये चाचा है। आप सभी बताते हो कि आपके चाचा जो है कि आपके पापा को धोखा देते हैं, तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब आप बोलोगे क्या, HCl एक मॉलिक्यूल है, बट आपका जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक आयन है। ये क्या है आपका आयन, ये भी क्या है आयन है। अब आयन तो है, लेकिन किस टाइप का आयन है, ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो जब आप टर्मिनोलॉजी क्लियर करेंगे, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें से ये आयन बन रहा है, ये मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, आयन में। इसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। अब इस आयोनाइजेशन में क्या होता है कि ये जो आपके पापा हैं एक इलेक्ट्रॉन देते हैं आपके चाचा को, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन जब देगा तो उसी टर्म्स को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन। और जो इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब जो ये आयन बन रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। उसके लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, हम उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और एंथैल्पी का टर्म्स क्या होता है, एंथैल्पी सिंपल वर्ड में आप समझो कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तब उसको हम एंथैल्पी बोलेंगे, और जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो हम एंथैल्पी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको सभी को पता है डी ब्लॉक में कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। तो आप सभी जानते हो कि सभी का जो एटॉमिक साइज है, सभी का जो एटॉमिक साइज है वो डिफरेंट है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, सबका वॉल्यूम आपका डिफरेंट है। इसलिए हमने आयनाइजेशन एनर्जी की जगह पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला, क्योंकि एंथैल्पी में आपका जो है वॉल्यूम जो होता है आपका कांस्टेंट नहीं होता है। यहां पर देखो किसी का भी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, सबके वॉल्यूम अपने अपने, मतलब सबके साइज आपके क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हमने टर्म्स यूज किया आयनाइजेशन एंथैल्पी, न कि यूज किया आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट नहीं है। तो अब आता है ट्रांजिशन सीरीज। अब ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक तो आप बहुत अच्छे से जान गए कि जैसे ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उसी तरह से सेकंड ट्रांजिशन होगा, उसी की तरह क्या होगा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगा, उसी तरह क्या होगा फोर्थ। आपके सिलेबस में जो बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। लेकिन जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका कि हमको जो क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपके बोर्ड में जो पेपर बनेगा, वो जनरली जो है कि आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से ही बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका हुआ बेसिक फंडा। अब बेसिक रिक्वायरमेंट समझते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस है, और ये आपका बहुत सारे सेल होते हैं, सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। अब जब सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का आप सिंपल भाषा में समझो मां। न्यूक्लियस क्या है, मां। और मां का क्या काम होता है, घर को संभाल के रखना, जो भी औलाद है उनको कंट्रोल में रखना, कोई बहकने न पाए। अगर बेटी है तो लेट ना आए, अगर बेटा है तो जो है शराब पी के ना आए, सिगरेट पी के ना, जो लुखेरा टाइप के उसके दोस्त है उस अपने दोस्तों से क्या करे, दूर रहे। तो ये देखो मां है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप बेटी समझिए। अब इस एटम की बाहर वाली बेटी को, सबसे बड़ी वाली बेटी जो बाहर है सबसे, इस एटम के बाहर वाली बेटी को भगा के लेके जाने में जो एनर्जी लगेगी, अपने दोस्तों से पैसा मांगोगे। और यहां पे देखो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या हुआ, निगेटिव हुआ, क्लोरीन निगेटिव। अब देखो क्लोरीन मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है,
ऐसे लोगों से सभी को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही घर की लड़कियों को भगा के लेके जाते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म्स बोले तो टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत अधिक होती है। तो जैसे क्लोरीन जैसा बंदा जो है, जब किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो एनर्जी लगेगी, तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बोलते हैं किताब की लैंग्वेज, बुक का लैंग्वेज क्या है एनसीईआरटी का आपका, कि रिक्वायर्ड टू एनर्जी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, अर्थात मीनिंग इसका क्या, इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में से निकालने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब देखो क्यों, आखिर वो एनर्जी क्यों लगेगी। अब कोई बहू बेटी तो किसी की बेटी है तो खुलेआम तो घूम नहीं रही है, मां का कंट्रोल है, मां इधर से खींच रही है, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, उसके बावजूद इसमें से इलेक्ट्रॉन के इस बेटी को भगाना है। तो यहां पर कौन खींच रहा, मां खींच रही है कि बेटी बाहर के लुखेरे लड़कों से जो है सावधान रहो, क्योंकि बाहर जाओगी कोई बहला फुसला देगा तो बहलाए फुसलाए में नहीं आना है। लेकिन लड़की फंसी जाती है, उसको आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को, इस टाइप का इलेक्ट्रॉन जो एटम है जो निकाल लेता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है हम उसी को बोलते हैं आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from the outermost cell is known as ionization enthalpy। लेकिन अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट अर्थात ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करते हैं। अब ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, अर्थात कि कहीं घटेगी और कहीं बढ़ेगी। इसका मतलब रेगुलरली नहीं होगी, कि मतलब रेगुलरली कहो कि आप रेगुलरली बढ़ रही है तो बढ़ रही है, या रेगुलरली घट रही है तो घट रही, कहीं पे इंक्रीज होगी तो कहीं पे आपका डिक्रीज होगी। इसलिए आप बेसिक फंडा को क्लियर करते हुए चले। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहले वर्ड पर बताया कि जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसका मतलब आयंस बना। अब जब आयंस बनता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को देता है और एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को अगर ले रहा है तो उस पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयंस। जब आपका पॉजिटिव आयंस है तो इसका मतलब उसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव आयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसमें जो एनर्जी लग रही है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको टर्म को क्लियर हो गया। अब हमें ट्रांजिशन सीरीज के आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूंगा। तो अब बात करते हैं पहला लैंग्वेज की। तो पहले टर्म्स में आपको ये चीज तो पता ही होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जो है एक होता है आपका S ब्लॉक, एक होता है आपका P ब्लॉक, एक होता है D ब्लॉक और एक होता है आपका F ब्लॉक। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को आप रोज देखिए, सुबह उठ करके आप देखिए, तो आपको धीरे धीरे सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ट्रिक रुक तो नॉर्मल चीज है ये बेटा, लेकिन जब आप किसी चीज को बार बार देखते हो, अपने मम्मी पापा का नाम थोड़ी नहीं याद करते हो आप, जब आप उसको बार बार देखते रहते हो तो आपको पता चला रही मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। उसी तरह से ये भी है, पीरियोडिक टेबल भी है, जब आप इसको बार बार देखोगे तो आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने हैबिट में लाओ। जब आप इसको अपने हैबिट में लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको टर्मिनोलॉजी तो क्लियर हो गया। अब देखो जैसे कि बात करते हैं साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब हम ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जब हम इसमें ये लेफ्ट साइड होता है और वो क्या होता है, राइट साइड। इसका मतलब ऑन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट इन द ट्रांजिशन सीरीज, अर्थात कि जब हम ट्रांजिशन सीरीज से लेफ्ट से किसकी तरफ जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीजेस बट नॉट रेगुलरली। कहना क्या चाह रहा हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा कि बढ़ती है लेकिन नॉट रेगुलरली, अर्थात कहीं बढ़ेगी
फिर अचानक से घट जाएगी, फिर कहीं बढ़ेगी, फिर अचानक से क्या हो गया, घट जाएगी। तो जब ये टर्म्स क्लियर करोगे, जब आप इसको टर्म्स को क्लियर, अभी बताऊंगा कि कहां पे घट रही है कहां पे बढ़ रही है, लेकिन हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के पैमाने की बात करते हैं। मैंने बोला पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। पहला क्या होता है, एस ब्लॉक होता है, दूसरा क्या होता है आपका पी ब्लॉक होता है, फिर डी ब्लॉक होता है, फिर आपका एफ ब्लॉक होता है। तो बात करते हैं अब यहां पे टर्मिनोलॉजी क्लियर, आपको ये तो क्लियर हो गया कि जनरली ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन द ट्रांजिशन सीरीज। हिंदी में बोले तो कि जनरली हम क्या करते हैं, जनरली जब हम ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई सॉरी आयनिक आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, बढ़ती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन कैसे बढ़ती है ये चीज जानना आपके लिए जरूरी है। विद इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, विद इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपसे पूछे कि व्हाई ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट ऑन द ट्रांजिशन सीरीज, व्हाई ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट इन द ट्रांजिशन सीरीज आयनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीजेस। आप बोलोगे बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीजेस। अब बात आपकी ये आ गई, अरे यार ये न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये क्या आ गया न्यूक्लियर चार्ज, थानिए अभी बताते हैं आपको कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। उसके पहले आइए कुछ चीजें और देख लेते हैं हम कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डी ब्लॉक का पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या स्थान, क्या पोजीशन है। तो अगर आपसे बात की जाएगी इसके टर्मिनोलॉजी में, तो अब यहां पर देखिए कि ये देखिए दो, वो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, ये तो होते एस ब्लॉक। अब यहां से देखिए ये 12 तक, 3 to 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 अब 11 और ये आपका 12, ये आपका आता है डी ब्लॉक बीच में बिल्कुल, ठीक है, डी ब्लॉक। अब उसके आगे आता है आपका ये डी ब्लॉक हो गया। अब डी ब्लॉक के आगे आता है आपका पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिशन सीरीज का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, आप बोलोगे कि द वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अ ट्रांजिशन सीरीज इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट बट लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। अर्थात कहने का मतलब है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो आपका डी ब्लॉक का होता है वह एस ब्लॉक से क्या होता है, अधिक होता है, और पी ब्लॉक से क्या होता है, कम होता है। पी ब्लॉक से क्या होता है, कम होता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट समझ में आ गया कि अगर आपसे बात एस ब्लॉक के कंपैरिजन में डी ब्लॉक का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अधिक होती है, और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में क्या होगी, आपकी कम होगी। तो आप इसको इंग्लिश के वर्ड में कैसे लिखेंगे कि द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट बट लेस देन पी ब्लॉक एलिमेंट, लेस देन क्या हमारा, पी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए अब बात हम कर रहे थे न्यूक्लियर चार्ज की। अब ये न्यूक्लियर चार्ज का तमगा क्या है। अब न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब मैं देखिए कि कैसे जो है कि न्यूक्लियर चार्ज को यहां पर बताऊंगा कि इसका इतना न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब टाइटेनियम का इतना है, स्कैंडियम का इतना है, प्लूटोनियम का इतना है, कॉपर का इतना है, निकिल का इतना है। ठीक है, बेसिक सीखो, साइंस सीखा जाता है बेटा, कभी भी जो है इसको रटा नहीं जाता। तो देखिए अब पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट याद कर लीजिए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो नाम हैं आप देखिए, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जा। अब न्यूक्लियर चार्ज इसका कैसे करोगे, आपने 11th में पढ़ा है लुईस सिंबल, ठीक है। अब उस लुईस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए
एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब न्यूक्लियर चार्ज को आप एक्सप्रेस करना कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करना सीखेंगे। अब देखिए स्कैंडियम 21 होता है बेटा, ठीक है, याद रखिए कि इसको आर्गन याद करिए, ये 18 होता है, ठीक है, 18 ये नोबल गैस होती है, ये 18 हो गया। अब देखो ये 18 हो, अब उसके आगे बढ़ो 4s2, 18 और 2 18 2 क्या हो गया 20। अब 20 और 20 हो गया, अब उसके बाद किसका नंबर आता है 3d का, तो 20 और 1, अब 21 की बात है ना बेटा, तो जो 21 की बात है तो 18 ये हो गया 18 और ये 2, 18 to 20 और एक 1 और ऐड कर लो तो 21। तो आउटर मोस्ट में देखो कितने आए, 2 ये है और एक ये है, तो अब 2 और 1 3 आ जाएगा। तो आप यहां पर स्कैंडियम की जो आगे है ये से 3 डॉट कर दोगे, तो न्यूक्लियर चार्ज इसका कितना हो गया 3 हो गया। अब उसके बाद टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं। स्कैंडियम के बाद जब आप टाइटेनियम का करोगे, टाइटेनियम 22, तो आप देखिए आर्गन ये क्या हुआ 18, ये क्या होगा बेटा बोलो 4s2 3d2 हो जाएगा। अब बोलोगे 2 और 2 क्या हो गए 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर लुईस सिंबल आप दिखा दोगे कि 4 दिखा दोगे। इसी तरह से वैनेडियम में कितना दिखा दोगे 3 4 5, क्रोमियम में कितने दिखाओगे 6, फिर मैग्नीज में कितने दिखाओगे 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात आती है फिर Fe की। जब Fe का बात करोगे तो देखो Fe एटॉमिक नंबर 26। अब यहां पे टर्मिनोलॉजी में बात करोगे, आर्गन लिख देते हैं प्यार से, देखो ये देखो 18 लिख दिया, ठीक। जब हमने 18 लिख दिया है, अब उसके टर्म्स में हम जब बात करेंगे तो देखो 18 और ये 4s2 18 और 2 20, 20 के बाद हमारे पास आता है 3d। डी में तो वैसे 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन औकात की बात है 26 है, यहां तक 20 हो गया है, तो 20 और 6 लिखना है। अब 6 2 कितने हो गए 8, अब 6 2 8 हो गए, मतलब 6 और 2 8 हो गए। जब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो इसका मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। तो अब इसका आपको न्यूक्लियर चार्ज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, कितने हो गए 8। तो अब 8 हो गए तो इसका 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसका अब ये आप नहीं करोगे कि यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 कर दोगे, ऐसा करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या है बेटा कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब Fe के बाद जब कोबाल्ट की बात करोगे तो 27 आता है। अब इसका क्या करोगे, देखो आर्गन और ये आपका 18 आया। अब यहां पर देखो क्या होगा 4s2 3d 7, अब 7 2 कितने हो गए 9। जब 7 और 2 क्या हो गए आपके 9 हो गए, तो ऑक्टेट का 8 निकालो, तो कितना बचा 1। भाई ऑक्टेट का 6 2 8 8 कंप्लीट है। अब 7 2 9 हो गए ना, इसमें से 8 निकालो, अभी कितना बचा 1। जब 1 बचा है तो आप सिंबल यहां पर 1 लगाओगे, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज कितना 1। अब उसी तरह से निकिल का देखो, सीखो, मैं बोल रहा हूं ना बेसिक फंडा अगर आपका क्लियर है तो आप क्लियर। तो निकिल 28 है, तो अब जब आप इसका करोगे तो क्या होगा, देखो आर्गन क्या करोगे 18 और ये देखो 18 2 20 और 3d क्या होगा 8, 8 2 कितने होंगे 10। जब 8 तो 10 हो गया तो 8 इसमें से निकाल दोगे तो कितने बचेंगे 2। तो इसका मतलब निकिल के आउटर मोस्ट में क्या है भाई 2 इलेक्ट्रॉन हुए, न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या होगा 2। उसी तरह कॉपर का करोगे तो क्या होगा हमारा मतलब 3 और जी का कितना हो जाएगा 4। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको पता चल गया ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, on going left to right in the transition series, ionization enthalpy will be increases with increases nuclear charge, but not regularly. Why it is called but not regularly? It means nuclear charge is always not increased regularly. अब देखो स्कैंडियम से आयरन मैग्नीज तक तो बढ़ रहा है, उसके बाद से देखो घटा नहीं, और घटने के बाद फिर से बढ़ रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज जरूरी नहीं है, क्योंकि जो है क्योंकि
बढ़ ही रहा है, अगर बढ़ रहा होता तो बढ़ता। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी। अब देखो आपसे पेपर में पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रोमियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी अचानक से इंक्रीज क्यों हो जाता है? क्रोमियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी अचानक से क्यों इंक्रीज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू नेबर एलिमेंट्स? देखो ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी अचानक से बढ़ जाता है, बट व्हाई? एज कंपेयर टू द नेबर एलिमेंट, मतलब इसके जो पड़ोसी हैं एलिमेंट्स, इसके आसपास के, उसकी तुलना में अचानक से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। आखिर क्या कारण है? ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। आप सभी को पता है कि ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के बारे में कि आप सभी को पता है क्रूवेल कॉर्न कॉपर, क्रूवेल कॉर्न, ये दो आपके एक्सेप्शनल हैं, ये दो आपके एक्सेप्शनल क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप जब जाते हैं तो आर्गन आपने 18 लिख दिया, उसके बाद 4s2 3d4, कई लोग यही करते हैं 4s2 3d4, बट ये गलत है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता था तो क्या 4s1 और 3d क्या होता है 5। अब इसमें डी ब्लॉक जो होता है, देखिए डी ब्लॉक 1 2 3 4 5, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। अब देखो इकलौते हैं ये डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब हाफ फील्ड कंप्लीट है, हाफ फील्ड कंप्लीट है, सारे के सारे क्या कुंवारे हैं और एक एक कमरे में लेटे हुए पड़े हुए हैं। अगर अगला आएगा तो कहे कहा तुम इसमें आ रहे हो, हम एक एक आराम से सोए हुए हैं, स्टेबल है अभी। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तो तुम सोचो ये कोई निकलेगा आराम से जो रह रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि मोहल्ले में कि अगर किसी को अगर आपने कमरा दे दिया, तो रूम दे दिया और फ्री में दे दिया, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद समझेगा वो तुम्हारा ही कमरा है। उसी तरह से इनको भी देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन है, चौड़े होके सो रहे हैं, हाफ फील्ड है, स्टेबिलिटी है। इसमें से इलेक्ट्रॉन तुम निकाल के दिखाओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए रैपिडली इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द नेबरिंग एलिमेंट्स। मतलब इसके पड़ोसी एलिमेंट की तुलना में अचानक से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब एक क्वेश्चन और आपका यहां से पुट अप होता है, जिंक। अब पूछा जाता है जिंक में तो न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ 4 हैं साहब, कितने न्यूक्लियर चार्ज हैं, 4, तो इसकी अचानक से आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे अधिक क्यों थी? अगर मैं आपको बात करूं अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे अधिक आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे अधिक आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर किसी की होती है, वो होती है जिंक की। अब क्यों होती है इस चीज को समझो। वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाई द जिंक हैव अ मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब देखो क्यों होगी। अब देखो जिंक को जब आप देखोगे जेन्युइन, तो जिंक को देखो जरा, मैंने बोला ना टर्म्स पूरे क्लियर होंगे, टर्म्स आपके पूरे क्लियर होंगे, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखो जिंक है, एटॉमिक नंबर क्या है 30। आप सभी को पता है जान की उम्र कितनी है 30 साल। तो अब यहां पर देखिए आर्गन जब आप करते हैं तो यहां पर देखिए 18 इलेक्ट्रॉन है। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स के बाद जब आप पढ़ते तो 4s2, 18 और 2 इधर आ गया, बधाई हो। तो 18 और 2 कितना हो गया 20, और 3d क्या हुआ 10। तो 20 10 30 ये जिंक का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जिंक में से जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, अगर आपसे कोई पूछे कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +2। इसका मतलब सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन ही देता है। जिंक इज ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अर्थात सिर्फ वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही देता है, अर्थात सिर्फ वो 2 इलेक्ट्रॉन ही देता है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s में देगा तो 4s क्या होगा 0 हो जाएगा। Zn2 करोगे तो देखो 4s में से आउटर मोस्ट है, सबसे बड़ा अंक है, डिजिट है 4, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए। कई लोग तो d से निकाल देते हैं, नहीं गलत है,
तो पहले 4s से जब आप निकालोगे तो 3d। अब 3d क्या होगा देखो, 3d में d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो सारे के सारे भरे इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी कुआरा नहीं है। ऑल ऑर्बिटल्स हैव अ 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पूरी तरह से स्टेबल है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ। इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो बहुत मैक्सिमम एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। एनर्जी एंथैल्पी तो जानते हो डिफिनीशन कि आउटर मोस्ट सेल में से, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है हम उसको बोलते हैं आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। 4s 0 है, 3d 10 है। अब 3d 10 है तो अब इसमें से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, सारे के सारे पेयर्ड हैं, सारे के सारे शादीशुदा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन जाएगा भाई साहब? अब कोई नहीं जाएगा था। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैक्सिमम हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी मैक्सिमम होगी? द मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप बोलोगे जिंक हैव अ सो मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, बट व्हाई? बिकॉज the electronic configuration of zinc is 4s2 3d10। 4s2 दो नहीं है तो यहां पर 30 है तो 4s2 3d10। It have a no unpaired electron, it means all paired electron, इनके सभी के पास paired electron होते हैं। They are stable, therefore their ionization enthalpy is maximum as compared to other element in the transition series। तो इसलिए दो चीजें आपने पढ़ ली, क्रोमियम की अपने नेबरिंग एटम में अचानक से बढ़ जाती है, बट वाई? क्योंकि हाफ फील्ड उसका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और जिंक का सबसे अधिक आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है फर्स्ट ट्रांजिशन। अच्छा, अगर बात की जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरे ट्रांजिशन सीरीज में किसकी होगी? पूरे ट्रांजिशन सीरीज में किसकी होगी? मरकरी की होगी, Hg, बिकॉज वो सबसे बड़ा एलिमेंट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। तो ये क्वेश्चन खैर नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन करोगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या डिफाइन करोगे? रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट सेल, फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज greater than S block but less than P block element. In the series, in the transition series on going to the left to right, ionization enthalpy is increases but not regularly. समझ में आया? इसका मतलब किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है बट नॉट रेगुलरली। मतलब ये नहीं कि डे बाय डे, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़े, कहीं बढ़ भी जाएगी, कहीं भी घट जाएगी, कहीं एक्सेप्शनल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो आपने इस चीज को सीख लिया है। बंद कर दो बेटे इसका कैमरा।